हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी हमारे देश का ये राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल हो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो, इन सब का जो कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का है। अधिकांश जो है जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो क्या है, या लगभग सभी कुछ को छोड़ करके, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 साल का होता है। बाद बाकी सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। यानी लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी भी मतलब अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 25 साल। यानी आपका सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 साल। यानी अगर कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है तो वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी 25 साल की उम्र में वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से हमको अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो इनमें से कौन जो है संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी में है जगजीवन राम, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है बलदेव सिंह। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम। ठीक है, यानी बाबूजी जगजीवन राम जो है संविधान सभा के सदस्य थे। जगजीवन राम का संबंध बिहार से है, हमारे बिहार से जगजीवन राम का संबंध है। ठीक है, जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव कहां पारित होता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होने से सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। तो जरा आपको कल्पना करना है कि बताइए सरकार बनाने के लिए किसका चुनाव होता है। तो हमारे देश में सरकार का जो गठन होता है वो लोकसभा चुनाव के माध्यम से होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या जिस पार्टी की को सबसे अधिक मिलेगा वह सरकार बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या ऑप्शन में है, देखिए राज्यसभा है, फिर क्या है लोकसभा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है कहां पारित होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में पारित होता है। कहां पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो जो वर्तमान सरकार होती है वो गिर जाती है, वो अपना बहुमत खो देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानून के शासन का क्या अर्थ है। यानी आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान लागू है और यहाँ कानून का ही राज चलता है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि कानून के शासन का क्या अर्थ है। ऑप्शन को अगर देखा जाए, व्यक्ति कानून से ऊपर है, ये है व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर सकता है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है कानून सर्वोपरि है, और ऑप्शन डी क्या है, व्यक्ति और कानून दोनों समान है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून सर्वोपरि है। हमारे देश में जो है आपका कानून क्या है, सर्वोपरि है। हमारे देश में कानून ही सर्वोपरि है। कानून के नजर में सभी बराबर है। ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार है और सब अधिकार भी समान रूप से ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है। देखिए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो है आम लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन ठीक है उसमें एक मतदाता सूची होता है, यानी पैक्स का सदस्य पहले बनना होता है। आप अगर आप किसान हैं तो ही
पैक्स के सदस्य बन सकते हैं और यही सदस्य जो है अपने अध्यक्ष को मतदान के द्वारा चुनता है। ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, जनता द्वारा, ऑप्शन बी में पैक्स सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है मुखिया द्वारा, ऑप्शन डी का विधायकों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पैक्स सदस्यों के द्वारा पैक्स अध्यक्ष चुना जाता है। किसके द्वारा, पैक्स सदस्यों के द्वारा पैक्स अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस नाम से जाना जाता है? अरे हम साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है राशन की दुकान। हम लोग किस नाम से जानते हैं साधारण भाषा में? राशन की दुकान। यानी कि ये जो है सरकारी राशन की दुकान है, जहां पर आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली गेहूं, चावल या जो अन्य सामान दिए जाते हैं वहां से आप उठाते हैं। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राशन की दुकान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना जो है कब शुरू किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना जो है आपका कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1995 से। यानी भारत में जो है मध्याह्न भोजन योजना जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी से शुरू हुआ है और वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी उनके नाम में क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना को अब क्या कहा जाता है, पीएम पोषण योजना। ठीक है, और ये मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। ये सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गरीब बाल बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के क्रम में दोपहर में उनको भोजन दिया जाता है, प्रत्येक दिन अलग अलग मेनू के हिसाब से। तो एक तरह से ये काफी महत्वपूर्ण योजना है सरकार के द्वारा। वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FIR कहां दायर होता है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम दृश्य रिपोर्ट। ठीक है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये कहां दायर होता है? तो देखिए आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं, पता चलता है कि भाई कहां लोग, अगर कोई दोनों के बीच किसी व्यक्ति के बीच आपस में अगर विवाद होता है तो वे कहां जाते हैं केस करने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, थाना में। ठीक है, यानी FIR कहां दायर होता है? तो थाना में दायर होता है। FIR कहां दायर होता है? तो थाना में दायर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का अंतिम न्यायालय कौन सा है? अंतिम न्यायालय मतलब सबसे बड़ा न्यायालय, उससे बड़ा और न्यायालय देश में नहीं है। तो अब देखिए एक आप न्यायालय, भारत में न्यायालय का एक क्रम भी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए भारत में क्या है, सबसे पहले जब मुकदमा वगैरह दायर होता है तो लोग कहां जाते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय में। जिला एवं सत्र न्यायालय कहां जाते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ विवाद नहीं सुलझा तो फिर वो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, इसको हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय जाते हैं। कहां जाते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को ही हाई कोर्ट कहा जाता है। अगर यहाँ भी बात अगर नहीं बने तो लोग कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। ठीक है, कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। यानी हमारे देश का अंतिम जो न्यायालय है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब देखिए पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, ये अंतिम निर्णय है न्यायालय में। ठीक है, इससे बड़ा और भारत में कोई न्यायालय नहीं है। तो हमारे देश का अंतिम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। इसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसी को उच्चतम न्यायालय कहते हैं। प्रत्येक राज्य में भी एक बड़ा न्यायालय होता है,
उसका नाम है हाई कोर्ट। ठीक है, जब कोई मुकदमा हाई कोर्ट में अगर कोई अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वह आगे की ओर जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक जिला में है जिला सत्र न्यायालय है। यहाँ अगर कोई मान लेते हैं आप कि न्याय से अगर वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट के भी जजमेंट से अगर खुश नहीं हो तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हमारे देश में अंतिम फैसला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है? आप जानते हैं कि हमारे देश में है ना, पंचायत स्तर पर, ठीक है, एक स्थानीय स्वशासन के स्तर पर पंचायती राज प्रणाली लागू है। क्या है? पंचायती राज प्रणाली। ये त्रिस्तरीय है। ये क्या है? त्रिस्तरीय है। और किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही जो है वो आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरे देश में लागू है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है कि जिला स्तर पर होगा, पंचायत समिति के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी जो है हमारे देश में, ग्राम कचहरी जो है वो हमारे देश में किस स्तर पर लागू है? ग्राम पंचायत के स्तर पर। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत के स्तर पर ही ग्राम कचहरी लागू है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। और आपका ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? तो मुखिया होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कानून कहाँ बनता है? देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्योंकि कानून से ही देश चलता है। ठीक है, और कानून कहाँ बनता है? मतलब संविधान में तो कानून लिखा ही गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे देश का जो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों वाला जो केंद्र है वहां पर कानून बनता है। तो क्या ऑप्शन देते हैं? यहाँ कहता है ऑप्शन में चुनावी रैली में, संसद में, कार्यालय में या निर्वाचन क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद में। मतलब हमारे देश में कानून कहाँ बनता है? संसद में। कानून कहाँ बनता है? संसद में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं जी? 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो भारतीय संसद के क्या है? 3 अंग हैं। ठीक है, भारतीय संसद के आपका हो जाएगा 3 अंग। भारतीय संसद कितना अंग है? 3 अंग है। क्या क्या? तो भारतीय संसद का 3 अंग में आपका 1 नंबर में क्या हो जाएगा? लोकसभा। 2 नंबर में राज्यसभा और 3 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। तो आपको क्लियरली ये पता चल गया कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। क्या? लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। और हमारे देश में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, यानी हमारे देश में कानून जो बनता है वो संसद में बनता है। कहाँ बनता है? संसद। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के क्या है? 3 अंग है। कोई भी विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में क्या कर किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है, लेकिन पारित दोनों में करना होता है, धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में संसद, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। अगर संसद से कोई विधेयक अगर पारित नहीं हो तो राष्ट्रपति भी कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे देश में सबसे अगर महत्वपूर्ण अंग देखा जाए तो आपका संसद है, क्योंकि उनको कानून में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान के
68 के तहत जो है कानून बनाने का अधिकार, यानी कानून में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है? बफर स्टॉक योजना आखिर इसका क्या उद्देश्य है, आखिर बफर स्टॉक क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप देख लो, ऑप्शन कुछ देख लीजिए कि खाद्यान्न को कीड़ा से बचाना, ऑप्शन बी में खाद्यान्न संकट को दूर करना, ऑप्शन सी में मूल्य के उतार चढ़ाव को रोकना, ऑप्शन डी में आपका है 2 और 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही। इसलिए क्या किया गया है, इसको बी और सी भी दोनों कह सकते हैं या 2 और 3 दोनों कह सकते हैं। क्या? कि खाद्यान्न संकट को दूर करना। देखिए खाद्यान्न बफर स्टॉक में क्या होता है, अनाज को स्टॉक किया जाता है, जो खाद्यान्न अनाज उनको क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या, कभी भी अकाल पड़ सकता है, कभी भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी आपातकाल लागू हो सकता है, तो लोगों को खाने के लिए तो अनाज चाहिए। इसलिए सरकार क्या कर रही है, बड़ी मात्रा में जो है अनाज का भंडारण करती है ताकि कभी भी अनाज का संकट उत्पन्न ना हो। दूसरा क्या, मूल्य के उतार चढ़ाव को रोकना, यानी अगर यदि सरकार के पास अगर माने कि अनाज स्टॉक हो तो उसके दाम में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी, काला बाजारी की संभावना कम रहेगी। ठीक है, इसलिए है ना सरकार क्या करती है, अनाजों को स्टॉक करती है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जनता को नहीं हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? हालांकि जो सरकार जो है बैंकों के माध्यम से तो मतलब किसानों को तो ऋण देते ही है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, नाबार्ड का है। नाबार्ड किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका अलावा और भी कोई संस्था है जो किसानों के हित में काम कर रही है। इसमें हमको ऑप्शन देखना है, ए में क्या है साहूकार, बी में क्या है जमींदार, सी में क्या है सहकारी समिति, डी में है मित्र और रिश्तेदार। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, सहकारी समिति। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी समिति। सहकारी समितियों के द्वारा भी किसानों को बहुत सस्ते दर पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है चलते हैं। द्विविध सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 ठीक है कब से प्रभावी हुआ, यानी को कब से प्रभावी हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 से। यानी ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अब तक राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 में और 2024 में। क्या है, विभिन्न सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 से प्रभावी है। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? अगर मान लेते हैं पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कितने समय के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना पड़ता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, चलिए अब फिर हम नेक्स्ट, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक, यही 2024 में पूछा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में कितने निर्वाचित सीटें हैं? देखिए लोकसभा में कितने निर्वाचित सीटें हैं, ठीक है, तो लोकसभा में निर्वाचित सीटों की जो कुल संख्या है वो आपका है 543। का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 543। देखिए वर्तमान समय में 543 है, इससे पहले जो था यानी कि 543 निर्वाचित और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन जो है भारतीयों को जो है 2 पद उनके राष्ट्रपति के द्वारा भरे जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, सरकार के द्वारा 104 में संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब केवल भारत में निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से, और ये कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 543। भारत में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। ठीक है, उसमें से सबसे अधिक जो आपका लोकसभा जो है वो उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं 80। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए हमारे देश में सबसे अधिक लोकसभा का सांसद कहां से चुनकर आता है, उत्तर प्रदेश। अब बिहार में लोकसभा के सदस्य की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 40 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में
विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 243 है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है। तो ये सभी जो क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से। सभी चीजों को आप सही ढंग से एक वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या तात्पर्य है? एमएसपी से बार बार देखिएगा न्यूज वगैरह में आएगा कि किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, इस फसल के लिए मांग कर रहा है, यानी कि रेट बढ़े, किसानों के हित में अगर सरकार फैसला ले। इस तरह का आंदोलन, आपका किसान आंदोलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एमएसपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब एमएसपी के माध्यम से किसी भी फसल का रेट फिक्स हो जाता है कि इससे कम रेट पर और नहीं बिकने वाला है, इससे ज्यादा ही रेट पर बिकने वाला है, तो उसी को कहा जाता है मिनिमम, क्या लिखा हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार सरकारी संरचना प्रदान करता है? यानी भारत का संविधान जो है हमारे यहाँ किस प्रकार जो है सरकारी संरचना प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए में क्या है, अध्यक्षीय, ऑप्शन बी में क्या है, संसदीय, ऑप्शन सी में क्या है, राजतंत्र, ऑप्शन डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे देश में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ये संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये संसदीय शासन व्यवस्था जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इंग्लैंड के कार्य प्रणाली से लिया गया। जैसे अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ही मेन है, लेकिन हमारे यहाँ कौन मेन है, संसद मेन है, ठीक है, संसद प्रमुख है। इसलिए यहाँ कहा गया है हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया? आप सभी जानते हैं कि कुछ शब्द जो है भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन से शब्द है। एक है पंथ निरपेक्ष, यानी इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। अगला वर्ड है समाजवाद यानी समाजवादी, और एक है एकता व अखंडता। इन सभी शब्दों को जो है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस समय ये जो संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपातकाल के समय हुआ था। इसमें जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी बहुत सारे संशोधन किए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे राष्ट्रीय ऐसा हमेशा छात्रवृत्ति में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत रूप से जान ले, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको आसानी से बना सके। तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रथम अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। यानी आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? WC बनर्जी। पहला गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। अब बॉम्बे को क्या कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है, ठीक है। अब बॉम्बे में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा, है ना, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज मुंबई, ठीक है। क्या कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। इसमें कितने प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो आपका हो जाएगा 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन होंगे? तो ये महासचिव,
क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन हो जाएगा, ये ओ ह्यूम। और इसी को कांग्रेस का पिता या जनक भी कहा जाता है, जनक या पिता। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण चीजों को आपको देख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, तो 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई, तो बम्बई में ना गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, इसके महासचिव कौन है, तो ये ह्यूम थे। इन्हीं को ये ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी या जनक भी कहा जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एक बार देख लेना है, ताकि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से हल कर सके या बना सके। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अधिकार मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है सभी भारतीयों के लिए। तो यहाँ कहता है कि किस भाग में है। ठीक है, किस भाग में है, हमारे भारतीय संविधान है, इसमें कितने मतलब जो भाग है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर संविधान के अगर क्रम से देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 22 भाग है। लेकिन अगर कुल कहा दिया जाए तो उसमें 25 भाग, सब में किसी में क जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में जो है आपका कितना 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची, और अभी वर्तमान समय में मतलब 400 प्लस क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, तो क्या है इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, भाग 1। तो भाग 1 में मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। भाग 2 में जो है नागरिकता का जिक्र है। भाग 2 में किसका जिक्र है, नागरिकता। भाग 2 में किसका जिक्र है, नागरिकता का जिक्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार होगा। और भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 का क, अगर हम 4 का क को ले लेते हैं, 4 का क या 4 का ये, तो आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण चीज भाग है, आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें मौलिक अधिकार कहा गया, हो सकता है कह देगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या, भाग 3 में क्या, भाग 4 में क्या, भाग 4 का क में है। तो आपको देख लेना, भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के निर्देशक तत्व। भाग 4 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको सही ढंग से मतलब देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति को ही कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों व्यक्ति जो है बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिहार के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, वो सोचिए कि एक तरह से जो बंगाल से कट के जो बिहार बना है, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहकारिता एक संगठन है, तो सहकारिता जो है ये आपका ऐच्छिक संगठन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सहकारिता क्या है, ये आपका ऐच्छिक संगठन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो सहकारी समिति की विशेषता है ही नहीं? तो आप देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है? सदस्यों का समान अधिकार। सही बात है भाई, सहकारिता में सभी जितने भी सदस्य हैं सबका समान अधिकार है, वहां ऊंच नीच नहीं होता है, वहां बिल्कुल इक्वलिटी है। ठीक है, फिर दूसरा लाभ का समान वितरण, यानी कि सहकारिता का एक खासियत है कि अगर लाभ होगा तो सभी को मिलेगा। ठीक है, सबको समान रूप से मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? जातिवाद का महत्व। बिल्कुल गलत है, जातिवाद का महत्व तो है नहीं सहकारिता में। और ऑप्शन डी में क्या? रोजगार में वृद्धि। सही बात है, आज के समय में सहकारिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, इसका इनमें से कर रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद का महत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में जातिवाद का महत्व जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि किसके जिम्मे में है कि इस संविधान की रक्षा होनी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान को हाथ लगा ले। ठीक है, संविधान का रक्षक कौन है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी में संसद है, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी रद्द कर सकता है अगर वह संविधान से मैच नहीं खाता है। अगर लगेगा कि भारतीय संविधान का मूल अवधारणा के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, वह रिव्यू कर सकता है, वह देख सकता है कि वो अपने मापदंड पर नापेगा कि ये जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है ये उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित है तो वह उसको रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ताकत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इनमें से आपको देखना है कि भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है। तो पहले आपको तो ये तय करना है भाई कि भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं। बिना तय किए आप तो सही नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? भारतीय संसद के अंग। तो हम पहले भी एक बार लिखा चुके हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें से जो नहीं होगा उसको सही, वो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, राष्ट्रपति भी यहाँ है, लोकसभा यहाँ है, राज्यसभा यहाँ है, तो क्या नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार के अंग है। न्यायपालिका क्या है? सरकार के अंग है। सरकार के भी 3 अंग है। क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन हमारे देश में सरकार का अंग होते हुए भी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि वो सरकार का अंग है लेकिन सरकार के अधीन नहीं है। वह सरकार का अंग है लेकिन सरकार का अधीन नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं चलता है। ये हमारे भारतीय संविधान की खूबी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? न्यायपालिका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब ऑप्शन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार है। हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन जब मूल संविधान था उस समय मौलिक अधिकार जो है हमारे देश में मौलिक अधिकार, नहीं, संपत्ति का अधिकार भी हमारे देश में क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया है और उसको रखा गया है कानूनी अधिकार में। क्या रखा गया? कानूनी अधिकार में इसको रखा गया है। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब हमारे संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7वां मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको क्या कर दिया है? संसद के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब जब भारत में जो संसद चलता है उनमें जो कार्यवाही होती है तो कौन ऐसा है जो नहीं है? ऑप्शन में प्रश्न पूछना, बिल्कुल आप प्रश्न पूछ सकते हैं संसद में। संगठन बनाना ये गलत है, आप वहां संगठन बनाए क्या कीजिएगा?
ठीक है। ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन डी सरकार की नीतियों की आलोचना करना। बिल्कुल सही, आप आलोचना कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संगठन बनाना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी संगठन बनाना।